चलिए इधर देखो, हमारा टारगेट सिर्फ पता है क्या है, ओबीजे और सीधे सीधे 2 अंक का क्वेश्चन। ठीक है, कि मतलब कितने ओबीजे पूछे जा सकते हैं और 2 अंक के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कभी कुछ भी नहीं है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के तौर पे काफी पूछा जाता है। देखो, जब हम द्विघात बहुपद को, किसको, द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद कैसे होता है, ax का स्क्वायर प्लस का bx और प्लस क्या होता है c। जब द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं, शून्य के तुल्य का मतलब होता है शून्य के बराबर कर देते हैं, तो हमें द्विघात समीकरण, तब यही क्या कहलाने लगता है, वही द्विघात बहुपद क्या कहलाने लगता है, द्विघात समीकरण कहलाने लगता है। ठीक है, जब हम द्विघात बहुपद को क्या करते हैं, शून्य के तुल्य कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, द्विघात, यानी द्विघात बहुपद को जब हम शून्य के तुल्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तुम्हारे पास द्विघात समीकरण कहलाता है। अच्छा, द्विघात समीकरण को हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रख लीजिए कि जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तब हम क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट खूब पेपर में आता है, ठीक ना, पूछा ही जाता है। देखिए, यदि px, ठीक ना, घात 2 का एक बहुपद है, एक कोई px है, घात 2 का एक बहुपद है, देखिए कैसे, इस तरह से हमेशा बहुपद को हम किससे लिखते हैं, px से तो ही लिखते हैं। जैसे मान लो px से लिखे, अब ये तुम्हारे पास क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस का क्या हुआ, bx प्लस c, चैप्टर 2 में हमने सीखा था कि द्विघात बहुपद है। तो देखो, यदि px घात 2 का एक बहुपद है, घात 2 है का एक बहुपद हुआ, तो समीकरण px बराबर 0, यदि हम क्या कर दें, यदि देखो, यदि px का मान क्या हो जाए 0, और जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो एक हिसाब से क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस क्या कहलाया, c बराबर क्या कहलाया, 0। एक क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। अगर हमारे पास px क्या है, घात 2 का एक बहुपद है, ठीक है, देखो घात 2 का एक बहुपद है और उसमें अगर px का मान 0 हो जाए तो खाली स्थान, पेपर में आता है खाली स्थान, तो खाली स्थान समीकरण कहलाता है। कौन सा समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण का क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। समझ गए, तो ये कंडीशंस है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे पूछा जाता है। अच्छा देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये द्विघात समीकरण है जहां abc वास्तविक संख्या है। abc क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। पहली कक्षा से लेकर के अभी तक कक्षा 10वीं तक में जितनी भी तुम संख्याएं सीखे हो, ठीक है, वो समस्त संख्याएं, जितनी भी संख्या तुम जाने हो, ठीक ना, पहली से लेके 10वीं तक में, ठीक ना, 11वीं की बात नहीं बता रहा मैं, पहले से लेके 10वीं तक में तुम जितनी भी संख्याएं सीख रखे हो वो समस्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। समझ गए। अब देखो, तथा, ठीक है, क्या है, a डज नॉट इक्वल 0, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में abc वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है वो संख्या, चाहे रूट की हो सकती है, चाहे बिना रूट की हो सकती है, चाहे धन की, चाहे ऋण की, कुछ भी हो सकती है, लेकिन a कभी भी शून्य नहीं होगा। मतलब a, यहाँ पे जो a है ना, वो कभी भी शून्य नहीं होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप है, पेपर में आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। ठीक है, याद रखना है कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और बता देना जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a डज नॉट इक्वल क्या है, 0 है। ये तरीका होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स दिया है, इससे अपन को मतलब नहीं है। ये एग्जांपल्स घात में 2 होगा तो द्विघात समीकरण ही कहलाएगा। ठीक है, बराबर में 0 भी लगा दिया है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए थोड़ी से। अब देखिए, द्विघात जो समीकरण है ना बेटा, तो द्विघात समीकरण को अपने पास हल करने की 2 विधियां हैं। यहाँ पे 2 विधियां दी गई हैं आपके पे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि कौन सी बेटा, गुणनखंड। पहली विधि कौन सी है, गुणनखंड। और दूसरी विधि कौन सी है, सूत्र विधि। कौन सी विधि है, सूत्र विधि। अच्छा, गुणनखंड में आपने दिया है, गुणनखंड आप करते हैं ना, शुरू वाला लिखते हैं, लास्ट वाला लिखते हैं, तोड़ के ब्रेक करते हैं, जैसे ये दिया है एग्जाम्पल, और इसको अपन गुणनखंड मेथड से ही हल करके एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है,
अच्छा, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो कितने होते हैं? दो ही होते हैं। ठीक है, अब देखो सूत्र विधि की अगर बात करते हैं तो ये आप अंडरलाइन करके लिखेंगे भी, लिख भी लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? सूत्र विधि में देखिए, सूत्र किसने दिया था? श्री धराचार्य ने दिया था। धराचार का सूत्र है बेटा, वो ये वाला सूत्र है, आता है कभी कभी। धराचार का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो धराचार का सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है? 2a होता है। अच्छा, इन्होंने कब दिया था? 1025 में। ठीक ना, क्या दिया है किस युग में, यानी कौन सा दिया था तुम्हारे पास? कब दिए थे ये? 1025 में। तो ध्यान रखना, धराचार ने 1000, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि धराचार का सूत्र कब दिया गया, धराचार ने सूत्र कब दिया था। ठीक है, समय सीमा क्या थी? तो 1025 आपको दिख जाएगा। द्वारा द्विघात समीकरण इतने, ठीक ना, यानी a डज नॉट इक्वल 0 को हल करने के लिए सूत्र प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विघात सूत्र कहते हैं। ठीक है, यानी धराचार ने जो था, जिन्हें धराचार ने क्या किया था? द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र का प्रतिपादन कब किया था? 1025 में किया था। ठीक ना, तो 1025 में उन्होंने किया था, तो ये सूत्र है, धराचार का सूत्र ये है, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? 1025 में सूत्र प्रतिपादित किया। तो पेपर में आ सकता है कि धराचार्य ने सूत्र कब प्रतिपादित किया, 1025 आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने क्या किया था? द्विघाती सूत्र दिया था ना, द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं, द्विघात सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है कि आप सवाल को कैसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बता रखा हूँ, एक बार और बता दूंगा। ठीक है ना, धन चिन्ह ऋण चिन्ह लेने में लास्ट में। ठीक है, अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट आ गया बेटा यहाँ पे, विविक्त कर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, अब ध्यान से देखना। द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ठीक है, द्विघात समीकरण का क्या निकलता है? विविक्त कर निकलता है। अच्छा, विविक्त कर क्या है? d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। रट लीजिए, पेपर में आना ही आना तय है, बिल्कुल आता ही आता है। ठीक है, विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होता है आपके पास? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जहां abc क्या है? द्विघात समीकरण इतने के क्या होते हैं? देखो, जब abc होता है ना, अगर उसमें डी स्क्वायर यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो विविक्त कर को डी से लिखते हैं। लेकिन ये जो एबीसी है, ये क्या है? द्विघात समीकरण के, ठीक है, द्विघात समीकरण जो है ना, उसके गुणांक होते हैं। द्विघात समीकरण में ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो बी होता है वो क्या होता है? तुम्हारे पास एक्स का गुणांक होता है, और बचा हुआ जो अचर पद होता है वो क्या कहलाता है? सी कहलाता है। अच्छा, द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर क्या होता है, कुल मिला के इसे हम क्या कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डी। अगर डी का मान शून्य से क्या हो? बड़ा हो। देखो, मुंह किधर, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं डी। डी यानी विविक्त कर। ठीक है, डी पर चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लो, चाहे डी लिख लो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखता है तो तुम डी लिख लो उसकी जगह में, आसान पड़ेगा। अच्छा, तो देखो, जिधर मुंह खुलता है वो कौन होता है? वो क्या होता है? बड़ा। तो मतलब डी क्या है? शून्य से क्या है? बड़ा। तो शून्य से बड़ी संख्याएं क्या है? 1 2 3, मतलब शून्य से बड़ी संख्या क्या है? धनात्मक। तो यदि मान लो डी का मान क्या आता है? धनात्मक निकल के आता है, तो दोनों भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। मतलब दोनों मूल क्या होते हैं? असमान होते हैं। मतलब मूल वास्तविक, इसी को हमने क्या लिखा था? मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो देखो, द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो देखो क्या लिख दिया? 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, यानी आप ये याद रखिए कि अगर d का मान धनात्मक निकल के आता है, ठीक है, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। मतलब कि मूल वास्तविक तो होते हैं, मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब असमान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? असमान। इसी को आप क्या रखते हैं कि यदि डी का मान क्या आता है? धनात्मक आ जाता है, विविक्त कर का मान धनात्मक प्राप्त होता है, तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? असमान होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। समझ गए? तो 2 मूल होते हैं, तो दोनों मूल क्या होंगे? भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। और अगर डी का मान, देखो इसी को हम क्या कहेंगे? डी। अगर डी का मान शून्य हो जाता है, क्या होता है? देखो, डी का मान क्या हुआ? शून्य। और अगर डी का मान जब शून्य हो जाता है तो मूल वास्तविक, दोनों मूल वास्तविक और क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी समान होते हैं। मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है? 2 वास्तविक एवं बराबर मूल होते हैं। बराबर मतलब समान मूल होते हैं। अच्छा, इस केस को हम क्या कहते हैं? देखो, दिमाग लगाओ, अगर हम इसको डी लिख दें और यहाँ पे, अब देखो, अब कौन बड़ा हो गया? 0। मतलब डी का मान क्या है? छोटा। तो 0 से छोटी संख्या क्या है? ऋणात्मक। मतलब जब डी का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है ना, तो मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक ही पढ़े हैं। तो देखो, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, काल्पनिक को ही हम क्या कहते हैं? कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इसको किताबी भाषा से ही आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से दिमाग में रखना भी है। आई बात समझ में? क्योंकि इसी तरह पेपर में कॉन्सेप्ट बना के पूछता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आप अच्छे से समझेंगे और समझने के पश्चात पूरा लिख के रखेंगे भी। अब ठीक है, अब देखो, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी मैं करके सब दिखाऊंगा आपको।
लेकिन फिर भी आप देखो, एक एग्जांपल के माध्यम से आप देखो कि द्विघात समीकरण दिया गया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो देखो पहले क्या करना, अपन को लिखने का तरीका क्या कि समीकरण समित से मानक रूप से क्या कर लें, तुलना कर लें, और तुलना करने के बाद हम एबीसी का मान निकाल लिए। अब विविक्त कर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रख के चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, ऋण का 31। और ऋण 31 क्या है, शून्य से क्या है, छोटा है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मूल क्या है, देखो अब जब ऋणात्मक मान आता है तो क्या बोला जाता है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, मतलब मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होंगे। तो क्या लिखा, अतः द्विघात समीकरण इतने क्या कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी दो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्लियर हुआ। तो ये इस तरह से तुमको क्या करना है, कुल मिलाकर के हल करना है। तो ये था तुम्हारे पास कुछ मेन पॉइंट, अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, इतना ही पूछा जाता है। और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, ठीक। अब बताता क्या हूं, ये ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और सूत्र दोनों चीजें अपन को बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक, ये हमारा क्या है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 4। अच्छा, चैप्टर 4 में जो ऑब्जेक्टिव है वो तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ ही लेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या क्या पूछना पढ़ना अपन को यहाँ पे है, 2 अंक के लिए ध्यान से सुनना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव बहुत ही नॉर्मल है, विविक्त कर का पूछ लेगा तो मान वगैरह पूछ लेगा, तुमसे निकलवा लेगा। ठीक है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, पूछ लेगा द्विघात समीकरण के खाली स्थान मूल होते हैं। ठीक है, कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। ठीक है, मतलब x का मान ही क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। x का मान ही क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। तो चलिए देखते हैं। चलो देखो, दोनों चीजें कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी कवर करते हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन भी कवर करते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। पहली चीज तो ये कि तुमसे मानक रूप पूछेगा, रट लो बिल्कुल कि द्विघात समीकरण का क्या हो गया तुम्हारे पास, मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल 0। जहां a b c क्या है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और दूसरी सी बात क्या है कि a डज नॉट इक्वल क्या है, 0 है। देखो जितना आसान लगता है ना यहाँ पे कि वे यार बहुत आसान समझ में आ रहा है, फिर दिमाग से निकल जाता है, स्किप हो जाता है, भूल जाता है। ठीक है, इसलिए कई बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करे रहना। ठीक है, द्विघात समीकरण में कंडीशन है, अभी आपने देखा भी है। ठीक है, कि अगर हम द्विघात बहुपद में क्या करते हैं, बराबर 0 लगा देते हैं तो क्या बनता है, द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये तो ठीक है, मानक रूप ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लेगा। दूसरी बात, आपको यहाँ पे 2 अंक के लिए सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो पहचानना है, मतलब कि आपको हल करना है सवाल को और पहचान करना है द्विघात समीकरण। ठीक है, मतलब द्विघात समीकरण बनाना, ये द्विघात समीकरण की पहचान करना। ठीक है, ये 2 अंक में आता है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं कि कैसे पूछेगा वो। ठीक है, यानी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि द्विघात समीकरण की पहचान, द्विघात समीकरण की पहचान करना, पहचान करना। ये पेपर में आता है, 2 अंक का आता है, तो द्विघात समीकरण की पहचान करते बनना चाहिए, मतलब आप हल करें और हल करने के बाद ये बता सकें कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस एक आपके पास और बनता है, ये तो मान लीजिए ठीक है। 2 नंबर में नॉर्मल में अगर हम बात करते हैं तो हालांकि गुणनखंड वगैरह 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2 में भी दे दे, है ना। तो यहाँ पे अपन के पास अभी 2 नंबर के लिए अकॉर्डिंग तो वो नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, विविक्त कर, विविक्त कर। अच्छा, विविक्त कर में 3 कंडीशन है। डी बराबर, पहले क्या होता है, सूत्र क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अच्छा पहला केस क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम ए नंबर बना लेते हैं कि अगर डी का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, मतलब हम मान हल करें और विविक्त कर का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि वास्तव, यानी क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक, वास्तविक व समान। अच्छा, किताबी भाषा में इसे हम क्या कहेंगे, दोनों मूल।
ठीक है ना, दो, क्योंकि देखो द्विघात समीकरण में कितने मूल, दो मूल होंगे, तो आप क्या कहेंगे, दोनों मूल वास्तविक और समान यानी बराबर होंगे, है ना। तो किताबी भाषा में क्या लिखता है कि दोनों मूल वास्तविक व क्या होंगे, व बराबर होंगे, ऐसा लिखता है। ठीक, ये केस को ऐसे हैंडल करेगा वो, ठीक है। अच्छा, बी नंबर का केस, यदि डी का मान क्या आ जाए आपके पास, ऋणात्मक मान कोई आ जाए, ठीक है, कोई मान ऋण का मिले। अच्छा, तो इस केस में अगर हम बात करते हैं, जब मान लो डी का मान कोई ऋणात्मक मान मिले, अच्छा इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, चलो हम इसे भी एडजस्ट कर देते हैं। देखो इसी को अपन कहते हैं, इसमें पता है क्या है, इसको हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिख देते हैं, 0। और जब डी का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा ना, तो इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं, ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब देखो डी का मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, मतलब क्या है, जो डी है वो रियल में क्या है, छोटा है किससे, शून्य से, शून्य से छोटा है तभी तो ऋणात्मक हुआ, ठीक है। तो ये केस अप्लाई होता है। अच्छा, इसी को आप क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो इसको आप क्या कहते हैं, इसे अपनी भाषा में हम क्या कहते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे, क्या कह देते हैं, मूल काल्पनिक, क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, इसे हम ये कहते हैं कि मूल भैया क्या होंगे, काल्पनिक। लेकिन किताबी भाषा में क्या, दोनों देखो क्या बताएंगे, दोनों मूल क्या होते हैं, असमान, यानी दोनों मूल भिन्न होते हैं, कह सकते हो आप, या दोनों मूल वास्तविक नहीं होते हैं, दोनों मूल वास्तविक नहीं होते, ये केस आप किताब में दिया है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, दोनों मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, इसी केस को किताब में ऐसे लिखा है, ठीक है। अच्छा, सी नंबर का केस अगर हम देखें, जब डी का मान हमारे पास कोई धनात्मक मान प्राप्त हो, ठीक है। अच्छा, डी का मान धनात्मक मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, ये बड़ा होगा और शून्य क्या होगा, छोटा होगा। वो पता है धन ऋण से नहीं करवाता, ये छोटा बड़ा का चिन्ह लगवाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, सस्पेंसफुल कर देता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर डी धनात्मक है तो इसका क्या मतलब समझे हम, अगर डी का मान धनात्मक निकल के आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डी तुम्हारे पास धनात्मक है, मतलब दो, हम अपने हिसाब से क्या पढ़ते हैं कि मूल वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं, मूल वास्तविक व असमान होंगे, असमान होंगे, ऐसा भी लिखा रहता है। लेकिन किताबी भाषा में कितने मूल होते हैं, दो, तो क्या लिखेगा, दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे, ठीक ना, क्या लिख देगा, दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे, ठीक। अच्छा, एक केस और देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, यदि किसी भी द्विघात समीकरण में, ठीक ना, अगर मान लो दोनों मूल बराबर निकल के आ जाएं, जैसे कितने मूल निकल के आते हैं, दो, और अगर दोनों मूल क्या हो, बराबर, मतलब द्विघात समीकरण में x के कितने मान निकलेंगे, दो, वही दोनों मान को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। और अगर मान लीजिए दोनों मूल क्या हो, आपस में बराबर, ठीक है, यदि दोनों मूल बराबर हो, ठीक है, द्विघात समीकरण में क्या हो, यदि कंडीशन अप्लाई हो जाए कि यदि दोनों मूल क्या हो, दोनों मूल क्या हो, बराबर हो, कहने का मतलब दो मूल अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं, तो दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो। और अगर दोनों मूल बराबर हो जाते हैं तो इस केस में पता है विविक्तकर जो है ना, विविक्तकर का मान, जो डी का मान होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। जब दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो विविक्तकर का मान क्या हो जाता है, शून्य। पेपर में आ सकता है कि जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, तो दोनों मूल यदि बराबर होते हैं तो विविक्तकर का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, डी का मान तुरंत शून्य होगा। अच्छा, डी का मान शून्य होगा तो दिमाग लगाइए, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अगर d का मान शून्य हो गया तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस क्या कहलाया, 4ac, माइनस 4ac को इधर लेंगे तो एक हिसाब से क्या हुआ कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4ac, क्योंकि ऋण वाला पार्ट भी धन हो जाएगा ना। तो इस केस में आप फॉर्मूला यूज करते हैं जहां पे k वगैरह का मान यूज करते हैं, तो यदि दोनों मूल बराबर होते हैं तो सूत्र क्या बना देते हैं आप, बी स्क्वायर बराबर 4ac यूज करते हैं। यानी अगर दोनों मूल बराबर हैं तो विविक्तकर का मान क्या निकल आता है, शून्य निकल आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछेगा आपसे, इसके अतिरिक्त कहीं पे कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा, गुणनखंड अपन जैसे मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हल करते हैं। जैसे सपोज दैट सूत्र, मान लीजिए आपसे द्विघाती सूत्र पूछ रहा है, भैया द्विघाती सूत्र बताओ, ठीक है, द्विघात सूत्र जिसने किसने दिया था, धाराचार्य ने,
कब दिया था? 1025 में दिया था। ऐसे आप अंडरलाइन करके थोड़ी सी अपने से रफ में लिखते रहोगे तो दिमाग में आता है कि 1025 में उन्होंने दिया था। क्या था सूत्र बेटा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां से टोटल बटा क्या होता है तुम्हारे पास 2a। क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारे पास क्या है? द्विघात सूत्र भी है। ठीक, अब मैं एक एक दो दो क्वेश्चन बताता हूं। अच्छा, यहां पे एक चीज और पता होना चाहिए, ये तो मान लो ठीक है, 2 अंक में आपसे क्या पूछ सकता है, ध्यान से सुनना, द्विघात समीकरण बनाने के लिए भी बोल सकता है। जैसे देखो अभी तो मैंने बताया ना, ये देखो द्विघात समीकरण की पहचान करना, यहां पे देखो मैंने एक यहाँ पे स्टार बना के लिखा था ना, द्विघात समीकरण की पहचान करना और द्विघात समीकरण बनाना। क्या करना है आपको? द्विघात समीकरण बनाना। ठीक, ये कंडीशन है कि आप द्विघात समीकरण बना ले, मतलब हमको यहाँ पे क्या क्या 2 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, अपने पास 1 नंबर में पूछ सकता है। द्विघात समीकरण की पहचान करना है और द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, ये कंडीशन देगा, उसी से बना लेंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। विविक्तकर का जो मैंने केस बताया आपको, ये सब 2 नंबर के लिए है। ये सब जितने भी क्वेश्चन बने हैं सब 2 नंबर के लिए है, और इस चैप्टर से यही पूछा जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो कंडीशन बेस पे अपन चलते हैं, तो सवाल में देखते हैं। चलो ठीक, ये अपने पास देखो, इसमें वही चीज बुक में भी सब है, वो अलग से मैंने लिख लिया था। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण क्या तुम्हारे पास बताया गया ना, इसमें जहां एबीसी सब वास्तविक संख्या होती है और ए क्या होता है तुम्हारे पास, ए बराबर नहीं होता किसके? शून्य के। ठीक है, इसी को हम देखो बताया ना कि इसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप में जब भी पूछेगा तो आपको ये लिखना है और बता देना कि ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन खूब पूछता बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। ये इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, 2 अंक के लिए खूब पूछता है। जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यही है द्विघात समीकरण की पहचान करना, लिखाया था ना अभी द्विघात समीकरण की पहचान करना, और 4.1 में पूरा सवाल भरा है। देखो अधिकतम 99% चांसेस ये होते हैं कि एग्जाम्पल के खूब सवाल दे देता है। ठीक है, लेकिन बात एग्जाम्पल की नहीं है, आपसे बनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि हमको हल कैसे करना है। अब जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए, आप जब हल कर रहे हैं, हल देखो मान लो हम पहला सवाल उठाते हैं। ठीक, तो जब हम उठाए तो क्या आप लिखेंगे? दिया है। ठीक, अच्छा क्या दिया है आपके पास? x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हुआ 1 इक्वल कितना है? 2x माइनस कितना है? 3। ठीक है तो 2 अंक का, लेकिन आप विधिवत करेंगे, ठीक ना, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने a माइनस बी का क्या किया? होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुद ही समझ में आता है कि a माइनस बी का क्या लगेगा? होल स्क्वायर लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? x का स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 2 के साथ दोनों का गुणा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, मतलब ऋण का 4x, और धन क्या होगा? b स्क्वायर मतलब 2 बार कितना हुआ? 4, और ये कितना हुआ? 1, और बराबर कितना हुआ? 2x, और ऋण क्या कहलाया? 3। अच्छा, आपने सूत्र का यूज किया ना, तो सूत्र दिखाना अनिवार्य है। सूत्र का अगर आपने प्रयोग किया है तो सूत्र दिखाना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना है। तो चूंकि आप बताओगे कि भैया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो हमने ये लगाया था, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस क्या हो गया? b स्क्वायर हो गया, ऐसा हमने यूज किया है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? अब देखो जोड़ घटा लो। अब जब जोड़ो घटाओगे तो क्या दिख रहा है तुमको? देखो अगर हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हुआ? 4x, क्या हुआ? माइनस 4x, और 4 एक कितना? 5, और ये कितना हुआ? 2x, और इनका कितना कहलाया? 3। अब एक एक तरफ ले आओ तो देखो x का स्क्वायर माइनस कितना हुआ? दिमाग लगाइए, ऋण का 4x और 2 इधर आके ऋण का 2x हो जाएगा, धन का 5 पहले से है, और ये ऋण 3 आके बराबर किधर क्या हो गया? धन का 3 हो गया, बराबर क्या हुआ? 0। और ये आपके पास क्या बन गया? x का स्क्वायर माइनस का, देखो 4 और 2 कितना हुआ? 6x, और धन का कितना हुआ? ये 6x, और धन कितना हुआ? 8, बराबर कितना हुआ? 0। ये हो गया। ठीक है, अच्छा यह समीकरण क्या है? आप लिख सकते हो लास्ट में क्या लिखोगे? ऐसे लिखना पड़ेगा, यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के प्रकार का है, अतः यह क्या है?
द्विघात समीकरण है। बस, ठीक, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है, कि यह समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के प्रकार का है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो आप क्या बताते कि द्विघात समीकरण ये नहीं है, ठीक, बता सकते हो, ठीक है, कि यह समीकरण क्या दिया गया है, ये जो समीकरण हमारा प्राप्त हुआ ना, यह क्या है, या फिर इतना भी लिख सकते हो, अगर ये नहीं लिखना तो क्या लिख सकते हो ऐसे, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के प्रकार का है, ठीक है। यह समीकरण जो हमारे पास प्राप्त हुआ है, यह समीकरण इतने के प्रकार का है, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है। और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है, ठीक है। नॉर्मल से सवाल है, ठीक है, ये सवाल आपसे बनना चाहिए, ठीक है, आपसे बहुत ही अच्छे से बिल्कुल केयरफुल आप हल कर लें, ठीक है, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये अब देखो, इनमें से कोई भी तुमको अगर ऐसा कोई लगे कि इनमें से कोई सवाल बताना हो तो मैं बता सकता हूँ, बताओ कोई से बताना है क्या, कौन सा, सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर तो और आसान है। और वैसे इतना प्रैक्टिस कर लेना ना कि बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, सारी चीजें आपसे बननी चाहिए, ठीक है, तुरंत ही बन जानी चाहिए। देखिए सेकेंड नंबर में आप क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बताइए, x प्लस 1 प्लस का 8 इक्वल कितना है, x प्लस 2 और x माइनस 2, ये दिया गया है। क्या हुआ, ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिख रहा है अपने पास, अगर हम इसको हल करेंगे तो अंदर x का गुणा करेंगे क्या हो गया, x का स्क्वायर और प्लस क्या हुआ x और प्लस कितना हुआ 8। देखो अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज संख्या है ना, तो इसका मतलब सिर्फ क्या होगा, अंदर जितने में ब्रैकेट लगा सिर्फ उसमें गुणा होगा, ठीक है। ताऊ में आके 8 के साथ गुणा ना कर देना है कि 8x कर दिए, ठीक है, उपराग नहीं करना है। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस माइनस प्लस का फर्क है ना, बाकी सब सारी चीजें सेम है, तो क्या हो जाता है सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप बता भी सकते हो चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको a प्लस बी दिख रहा है मतलब एक सेम दिख रहा है, सिर्फ प्लस माइनस फर्क दिखता है, तो रूल्स क्या कहता है कि पहले वाले का और दूसरे वाले का वर्ग करो, तो x को वर्ग करेंगे तो x हो जाएगा और 2 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो दूनी 4 हो जाएगा। और हमने सूत्र भी बता दिया। अच्छा ध्यान देखिए, कुल मिला के अगर एक तरफ ला के देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 8 और माइनस का इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल 0, ये इधर आया तो माइनस क्यों हो गए दोनों। अब देखो ये प्लस से वाला माइनस वाला, यानी प्लस से माइनस वाला पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो ये कितना हुआ x और ये कितना हुआ 8 और 4 कितना हुआ 12 बराबर 0, ठीक। अब आप ये बताइए क्या ये समीकरण आप क्या लिखेंगे, ठीक, इसको हम ऐसे डिब्बे में बंद करते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, यह समीकरण ये जो प्राप्त हुआ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के प्रकार का नहीं है, दिख रहा है, ठीक, इस प्रकार का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये है इसका रीजन, ठीक, पहचान ऐसे ही करना है। अच्छा एक दो क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको, ये हो गया, बाकी ये सब आपको करना है, ठीक ना, बनेगा तो बताना, तो मैं बता भी दूंगा, ठीक ना, उससे दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे के क्वेश्चन, अब ये तो ठीक है, द्विघात समीकरण की पहचान करना तो हमने ये पहचान कर लिया। अब द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है, क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ये 4.1 में आपके पास इतने सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, ये जितने भी सवाल हैं ये सब प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं कि भैया आप यहाँ से प्रैक्टिस करके सीख लीजिए। अगर किसी को दिक्कत जाएगा तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। प्रैक्टिस करना है, यहाँ से कोई सा भी सवाल आ सकता है 2 नंबर में पहचान करने के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। तो और सीबीएसई वालों में तो ये भी रहता ना कि सीबीएसई वालों में पता है ऐसे हूबहू नहीं उतारता है, वो क्वेश्चन हमेशा चेंज भी कर देता है, लेकिन एमपी बोर्ड में ये है कि कम से कम क्वेश्चन यहीं से पूरा हूबहू उतार देता है, ठीक है। एक आध डिजिट ना कहो कि चेंज कर दे, नहीं तो कभी नहीं करता है चेंज, ठीक है, पूरा हूबहू। तो ये सवाल मैं आपको कहूंगा कि आप बहुत अच्छे से बिल्कुल केयरफुल कर लगा के रखेंगे। अच्छा देखिए क्या बोला है, निम्न स्थितियों में केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, मतलब बोल दिया ना कि केवल आपको द्विघात समीकरण बनाना है और कुछ नहीं करना है, मतलब द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, कि भैया सिर्फ आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है और कुछ नहीं करना। 2 अंक में देगा तो सिर्फ बोलेगा द्विघात समीकरण बनाइए और कुछ ना करिए, ठीक।
ध्यान से सुनना और समझना है। देखो कैसे हम लोग, मतलब देखो एक बात बताते हैं कि कैसे हम लोग, अगर तुम कहोगे कि टीचर्स कैसे समझ जाते हो, पकड़ लेते हैं बातों को, तो सबसे सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या, पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से गौर से पढ़ना पड़ता है। अगर आप गौर से पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि हम कौन सा सूत्र लगाएं और कौन सा सूत्र ना लगाएं, खुद ही समझ में आने लगता है। देखो क्या बोला, एक आयताकार। अब जब आयताकार की बात कर लिया मतलब हमारे पास आयत की बात कर रहा है, ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। और आयताकार की अगर बात किया तो यानी आयत की बात कर रहा है, और आयत में तो दो ही सूत्र होते हैं, या तो आयत के तुम पहले लंबाई निकाल, यानी आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, और आयत का क्या निकाल लो, परिमाप निकाल लो। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप का क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो इसके अतिरिक्त तो सूत्र लग ही नहीं सकता। अगर लगना होगा ना, आयताकार की बात किया ना, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के अतिरिक्त कोई सा सूत्र नहीं लग सकता है। चेक करते हैं। अच्छा क्या बताया है यहाँ पे, अपन हल कर लेते हैं, हल लिखते हैं। दिया क्या है पहले ये देखते हैं। ठीक, चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या बताया, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल खुद बताया है। भैया क्षेत्रफल तुम्हारे पास इतना है, ठीक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब देखो क्या बोला है, क्षेत्र की लंबाई, आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्र की जो लंबाई है, मीटर में बोला है, जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से क्या है, एक अधिक है। ठीक है, बात समझना। प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से, ठीक ना, एक अधिक है। मतलब अगर चौड़ाई 4 है, ठीक है, तो लंबाई कितना होगा, चौड़ाई का दुगना, तो 4 दूनी 8, और एक अधिक मतलब कितना, 9 होगा। ये इस तरह की कंडीशन बताया है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। अगर चौड़ाई धोखे से 10 है तो इसका मतलब लंबाई कितना होगा, 10 दूनी 20 और 1 21, क्योंकि दुगना से एक अधिक बोला है। दुगना से यानी 2 गुना करने के बाद एक और आपको जोड़ना है, ठीक, ये कंडीशन है उसमें। ठीक, तो अब हम मान लेते हैं, अब ध्यान से देखना, तो क्या समझ में आया, अब दिमाग लगाओ। अगर चौड़ाई 4 है तो आपने क्या बताया कि सर 2 का गुणा कर लेते हैं और 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बेटा तब ये लंबाई कहलाने लगेगा, ठीक, तभी ये क्या कहलाएगा, लंबाई। तो अब दिमाग लगाओ, अगर चौड़ाई हम x मान लें तो लंबाई कितना होगा, 2 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो 2x प्लस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि भैया चौड़ाई क्या है, क्योंकि हमको थोड़ी ना पता है कि लंबाई चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी है। तो अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना, और माना के बाद हमेशा कॉमा जरूर करना, ठीक है, जब भी माना तो कॉमा का जरूर कर लेना, ठीक है। माना किसकी बात हो रहा है, आयताकार, तो ये आप लिखेंगे क्या, आयताकार भूखंड की लंबाई x तथा, देखो x ये x है, ठीक है, मान लेते हैं। हमने क्या माना, आयताकार भूखंड की लंबाई, सॉरी लंबाई नहीं, पहले चौड़ाई मानते हैं अपन, ठीक है। क्या मान लिए, चौड़ाई x है, ठीक है। हमने क्या माना, आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार लंबाई क्या होगा, तो प्रश्नानुसार लंबाई 2x प्लस 1 होगी, ठीक है। अच्छा अब दिया क्या है, ये देखो क्या है, दिया है, क्या दिया बेटा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अच्छा कितना दिया है क्षेत्रफल, 528 मीटर का स्क्वायर। अब ध्यान देखना, समझ में आ जाता है कि सूत्र कौन सा लगेगा। क्षेत्रफल दिया है ना, और आयत की बात कर रहा है, मतलब आयत का ही क्षेत्रफल लगेगा, इसके तरह कुछ नहीं लगेगा। तो तुम्हारे पास सूत्र लग गया क्या, अब आप बताइए, ठीक है। क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बताओ। क्षेत्रफल बराबर होता है, या तुम ये भी कह सकते हो कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। बेटा लंबाई कितना निकला, ये है 2x प्लस 1 गुणे चौड़ाई कितना बेटा, केवल x माने हो, और ये कितना है 528। अब देखो x का अंदर ब्रैकेट वाले के साथ गुणा तो 2x का स्क्वायर, और x से कम x, और 528 को इधर ले आओ तो इनका कितना हुआ 528, और बराबर क्या हुआ 0। और यही क्या है तुम्हारे पास, द्विघात समीकरण है। सिर्फ इतने में बोला है द्विघात समीकरण में निरूपित करना है, तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, द्विघात समीकरण। हालांकि यहाँ बोला है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये पूरा बोला है, लेकिन कंडीशन पहले ही बता रखा है कि भैया सिर्फ आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो आप लिख सकते हो, ठीक है,
कि ये क्या है, द्विघात समीकरण, यानी यही क्या, यानी ये आंसर आपका कहला, सीधी बात है। अगर आपको लिखना तो लिख सकते हो ये समीकरण ax² + bx + c = 0 प्रकार का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। नहीं तो आप यहीं पे सीधे सीधे आंसर छोड़ो। तो ये था द्विघात समीकरण बनाना, तो ये आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है। आई बात समझ में हम क्या कह रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल सवाल है एक हिसाब से, ठीक है। और इतना तो बनना चाहिए क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में है आप, और इतना प्रैक्टिस तो आपके पास होना चाहिए कि आप ये सारी चीजों को कंफर्म ही कर ले जाएं, ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस करता है, बहुत ही छोटे और नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन करेगा। जैसे ये इन दोनों क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं, फिर बाकी आप करते रहिएगा, ठीक है। देखो क्रमागत में जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हल, तीसरे नंबर की हम बात कर, सेकंड की बात कर रहे हैं। दो क्रमागत, क्रमागत तो मतलब जानते हो क्या होता है, क्रम से, ठीक ना, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अगर 100 ले ली तो 100 के बाद 101, ठीक है। एक एक क्रम से, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। अगर मैं x लिया तो इसका मतलब अगला वाला क्या होगा, x + 1, क्योंकि क्रमागत का मतलब होता है एक जोड़ लो, ठीक है। तो अगर मैं x लूंगा तो अगले वाला x + 1 होगा। अगर मान लो मैं x + 1 ले लिया तो अगला वाला क्या होगा, x + 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब गुणा करने पर मान कितना आ रहा है, 306। पूर्णांकों को ज्ञात करना है, लेकिन पूर्णांक हमको यहाँ पे पूरा नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ हमको समीकरण बना के छोड़ना है, क्योंकि बोला था प्रश्न की समीकरण बना के छोड़ो। तो हम मान लेते हैं, हल करने में हम मानते हैं, माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक, कहीं और से मानने भी नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा होगा ना कि हम कैसे मान लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सस्पेंसबल चलता रहता है कि कैसे मानते हैं, ठीक है। कहीं नहीं जाना है। देखो मान लेते हैं, माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है तुम्हारे पास, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, x, तथा दूसरी धनात्मक, आप कह सकते दूसरी क्रमागत, पहले लिख दो क्रमागत, क्रम से, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है आपके पास, x + 1 है, ये आपकी दूसरी है। अच्छा प्रश्न क्या कह रहा है, अगर हम देखें किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, तो देखो कॉमा कर दिए प्रश्नानुसार लिखने के बाद, प्रश्न खुद कह रहा है कि दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है, धनात्मक पूर्णांक की पहली क्रमांक, मतलब पहली धनात्मक संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या का गुणनफल कितना है, 306। मतलब पहले को हमने माना x और गुणक चिन्ह लगाया, दूसरे को मान लिया x + 1, और ये दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 306। मैंने बताया ना कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होता है तो उसका सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ गुणा होता है, तो कितना हुआ, x का स्क्वायर और x और बराबर कितना हुआ, 306। तो अब इसको इधर ले आओ, क्या हुआ, x² प्लस का x और माइनस का कितना हुआ, 306, और बराबर में क्या हो गया, 0। तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, बस यहीं पे आपको क्या करना है, आंसर छोड़ना। यही तुम्हारे पास क्या, द्विघात समीकरण बनाना, इसी को कहते हैं। कंडीशन देगा, द्विघात समीकरण आपको बना के फ्रेम करके रेडी रख लेना है। आई बात समझ में। अच्छा एक चीज और देखो, मैं रफली थोड़ी सी यहाँ पे बताता हूँ, तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर मैं आपको बता रहा हूं, रोहन की माँ, ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 साल बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रोहन 10 साल का है तो उसकी मम्मी 36 साल की होंगी, समझ गए, क्योंकि तभी ना 26 साल बड़ी कहलाएंगी। अगर रोहन मान लो 10 साल का है तो उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोहन अगर 10 साल का है तो उसकी मम्मी कितने साल की होंगी, 36 साल की होंगी। कैसे पता चला कि अगर रोहन 10 है तो 26 जोड़ दिए तब ना उसकी मम्मी 36 की हुई, तब ना रोहन से 26 साल बड़ी कहलाएंगी, ठीक है। तो अगर रोहन x साल का होगा तो उसकी मम्मी कितने साल की होंगी, x धन 26 की होंगी, फिर समझ गए। तो ये कंडीशन है। अब देखो आयु का गुणनफल, अब उन दोनों की आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप में है, ठीक ना। अब देखो मैं इसको थोड़ी सी बता देता हूं, ठीक है। हम मान लेंगे, तीसरा नंबर है ना, हम मान लेंगे, माना रोहन की आयु क्या है। अच्छा जब भी एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, ठीक ना, कि आयु वाले में मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आप आयु की बात करें ना तो वर्तमान आयु हम मानते हैं, ठीक ना। तो मानेंगे क्या, माना रोहन की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, वर्तमान आयु क्या है, आयु x वर्ष है, कितनी है, x वर्ष है, मतलब रोहन अभी वर्तमान में प्रेजेंट में क्या साल का है, x साल का है, ठीक है। अच्छा तो प्रश्न अनुसार उसकी मम्मी कितने साल की होंगी, ठीक ना, और उसकी माँ की आयु, और
या फिर बता सकते हो और न कह के तो उसकी माँ की आयु। चलो लिख देते हैं प्रश्नानुसार उसकी माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, x प्लस 26 होगी। ये कंडीशन है, ठीक है, कि अगर रोहन x साल का है तो उसकी मम्मी प्रश्नानुसार कितनी हो जाएंगी, x धन 26 साल, क्योंकि 26 साल वो बड़ी है, ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा अब हम कहीं नहीं जाना है, आपसे 3 वर्ष बाद, अगर आज आप 15 साल के हैं तो 3 साल बाद 18 के हो जाएंगे। तो पश्चात या बाद का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, पश्चात या बाद का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अगर प्रश्न ऐसा कहता है कि आज अगर आप 15 साल के तो 2 साल पहले या 2 साल पूर्व आप कितने के रहे होंगे, 13, ठीक है, क्योंकि पहले या पूर्व का मतलब होता है घटाना और बाद या पश्चात का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो देखो 3 वर्ष, सीधे टॉपिक बनाओ, 3 वर्ष बाद, क्या बनाओगे, 3 वर्ष बाद। हम कहां की बात करने लगे, 3 वर्ष बाद की, ठीक है। अगर एक हिसाब से देखो समझना कैसे है, अगर आज रोहन 10 साल का है तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा, 13 का। तो अगर आज रोहन x साल का है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, x धन 3 का हो जाएगा, क्योंकि धन तुरंत लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, रोहन की आयु। तो बेटा रोहन की आयु आज x का था, 3 साल जुड़ जाएगा तो x धन 3 हो जाएगा। अच्छा रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु x धन 26 वो प्रेजेंट में है, 3 और जुड़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, x धन कितना हो गया 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। अब प्रश्न क्या कह रहा है ये देखो, देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि गुणनफल कितना है 3 वर्ष बाद, 360। मतलब आप क्या लिखेंगे, टॉपिक बनाएंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, मतलब रोहन 3 साल बाद और उसकी माँ की आयु जो है 3 साल बाद, इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है, 360 है, कितना है 360। कंडीशन समझ में आया मैंने क्या कहा, कि रोहन 3 साल बाद रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु 3 साल बाद, दोनों का जो गुणनफल वो कितना आ रहा है, 360। तो अब हम गुणा करते हैं, तो देखो x से x का गुणा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, x से 29 से कितना हो गया 29x, 3 का x से कितना हुआ 3x, और 29 से जब इसका करेंगे कितना हुआ 9 3 27 के साथ हासिल कितना हुआ 2, और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना हुआ 8, ठीक है, और बराबर कितना हुआ 360। अब जोड़ घटा लो ला के इधर, तो देखो x का स्क्वायर और ये कितना हुआ 29 और 3 कितना हुआ 32x, और 360 को इधर ला के घटा देंगे 87 कितना आ जाएगा, 10 में 7 जाए कितना हो गया 3, और 9 16 में 9 गया कितना हो गया 7, 273, और बराबर कितना हो गया 0, घटा लेना, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या कहलाया, आंसर। इसको मतलब ये 2 अंक के सवाल ऐसे ही फ्रेम करेगा, ठीक ना, 2 अंक के लिए तुम्हारे पास क्वेश्चन यही बनाएगा, ठीक है। तो ये आपसे मतलब टॉपिक पता होना चाहिए कि हमको किस किस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। अगर ये पता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और अगर यही नहीं पता है तो फिर कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। अच्छा अब हम सीधे चलते हैं विविक्तकर में चलते हैं। एक क्वेश्चन में विविक्तकर बताता हूँ और एक क्वेश्चन में के का मान तो 100% है, ये खूब पूछता है, ठीक। ये था, आप देख लेना, लगभग तो सभी बता दिया, ठीक है। आप देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो लोग कहते हैं कि मूल अलग है और शून्यक अलग है, ठीक है, कुछ मैं कॉन्सेप्ट सुनता हूं कि कुछ लोग कह देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कह देते हैं कि द्विघात समीकरण में मतलब कि मूल और शून्यक अलग अलग है, अलग अलग लिखना है, ठीक है। अब आपकी बुक में देख लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद इतने के शून्यक और द्विघात समीकरण इतने के मूल एक ही होते हैं, समझ गए, मतलब मूल और शून्यक एक ही है। आई बात समझ में मैंने क्या कहा, और इस चीज को मैं कई बार बताया हूं कि मूल बोल दें चाहे शून्यक बोल दें, दोनों चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। तो ये विशेषता पता होना चाहिए कि अगर हम पन्ना पलट के नहीं देखेंगे तो हमारे समझ में नहीं आएगा, और हम एक ही चीज को रट्टू तोता बन के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो किताब पलटना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि आप देख लो कि शून्यक क्या है और मूल क्या है, ठीक है, दोनों चीजें एक ही होती हैं। और ये कुछ लोग कहते हैं नहीं हम किताब का मानेंगे, तो ये तुम्हारी किताब में लिखा, लो 2024-25 की किताब है, चैप्टर 4 में लिखा है, साफ सुथरा देख लो, ठीक है, गाढ़े अक्षरों में लिखा हुआ है, क्लियर हुआ। चलो छोड़ो सब, चलते हैं ठीक ना आगे।
ठीक। अच्छा ये 3 नंबर के लिए है तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं इसको। देखो मूलों की प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए धाराचार का सूत्र दिया गया है ये, ठीक है, आप देख सकते हैं धाराचार का सूत्र है ये, ठीक। चलते हैं आगे, ये है ना सूत्र फॉर्मूला। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपके बुक में सब दिए गए हैं जो मैंने अभी पहले बता दिया है। अच्छा देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, ये सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोला गया है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का तुमको क्या ज्ञात करना है, अगर हम देखें द्विघात समीकरण का क्या बोला, विविक्तकर ज्ञात करो, और विविक्तकर ज्ञात करने के बाद मूलों की प्रकृति बताओ, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हल, ठीक। अच्छा जब हम हल करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले आप सवाल लिख लो, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है। अब देखो दिया क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें द्विघात समीकरण, क्या दिया है, द्विघात समीकरण, ठीक है। अच्छा द्विघात समीकरण क्या दिया है तुम्हारे पास, अगर हम देखें 2x का स्क्वायर ऋण का 4x और धन का 3 बराबर 0, चाहो तो मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 की तुलना लिख भी दो, ठीक है, क्या लिखोगे, समीकरण 1 की तुलना हम देखो द्विघात समीकरण से करें, किससे करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर। विधिवत थोड़ी सी होना भी चाहिए, ठीक है ना, विधिवत थोड़ी सी पर लिख देंगे क्योंकि देखो एक ही क्वेश्चन तो आना है, ठीक है। तो एक आध दो क्वेश्चन में हम विधिवत लिख के कर लेते हैं, बाकी चाहे तो तुम रफली कर लो, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है, पर एक में विधिवत होना चाहिए थोड़ी से। अब देखो तो यहाँ पे जब तुलना कर रहे हैं तो क्या हुआ तुम्हारे पास, a बराबर कितना निकला बेटा 2, और b बराबर कितना निकल रहा है बेटा ऋण का 4, और c बराबर कितना निकल रहा है 3, निकल के आया। अच्छा क्या बोला, विविक्त कर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर, ठीक। तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो लिख दीजिए क्या सूत्र, ठीक। विविक्त कर क्या होता है, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान कितना है ऋण का 4, ऋण 4 का स्क्वायर, ऋण कितना हुआ ये 4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, तो d बराबर कितना हुआ। और ये भी बता देते हैं कि ये जो तीर का निशान लगाते हैं ये स्टेप को दर्शाने के लिए लगाया जाता है, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। 4 का वर्ग ऋण 4, चाहे ऋण हो चाहे धन हो, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हुआ 24, और d बराबर क्या देखिए, अगर हम घटा रहे हैं तो कितना आ गया, ऋण का 8 आ गया। अच्छा ऋण का 8 आया तो इसका क्या मतलब हुआ, आप चाहें तो देखो जो ऋण का 8 है ना, यहाँ पे एक हिसाब से वो क्या है, रियल में जो ऋण 8 है वो क्या है तुम्हारे पास, छोटा है किससे, 0 से, कंडीशन ये है 0 से क्या है, छोटा है। और अगर 0 से छोटा है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, ठीक है, चाहे तो तुम लगा भी दो, ठीक ना, कि यहाँ पे ये क्या है 0 से छोटा है ये, ठीक है। और अगर ये 0 से छोटा हुआ, सॉरी 0 से छोटा बोल रहे हैं, हाँ ऋण 8 जो है वो 0 से छोटा हुआ, और जब 0 से छोटा हुआ तो किताबी भाषा के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, हम तो ऐसे कह सकते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे, ठीक ना, लेकिन आप किताबी भाषा क्या लिखोगे कि दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो बना दिए आप, ठीक है, कंडीशन अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो लगाइए, नहीं लगाना है ना लगाइए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, अतः दोनों वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये है, आई बात समझ में। तो ऐसे अपन को करना है। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक सवाल और बताते हैं, ठीक ना, बाकी आप सब कर लीजिएगा, ठीक ना, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कॉन्सेप्ट बात करते हैं देखिए सेम सवाल है आपके पास ये, ठीक है, विविक्त कर ज्ञात करना और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है, ये कर लीजिएगा। सेम चीज यहाँ पे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है आपको, ठीक ना। देखो इनमें से मूलों की प्रकृति आप ज्ञात कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक ना, जिसको बताना है मुझे, ठीक है, ये पेपर में खूब पूछता है, ठीक है ना, के का मान जरूर आपसे ज्ञात करवाता, अभी आया था ना, ज्ञात करवाया था, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, और ये लास्ट ही है, ठीक ना, इसके बाद खत्म, ठीक है, और इतना ही पूछा जाएगा और इसी में से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखिए हल, आप क्या लिखेंगे, दिया है पहला नंबर, ठीक है, हम कौन सा कर रहे हैं, पहला दिया है द्विघात समीकरण, क्या दिया है, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में तुम्हारे पास क्या दिया गया बताओ, आप नीचे लिख सकते हो, द्विघात समीकरण कितना है, 2x का स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल 0,
इसको आप नाम दे दो क्या, समीकरण नंबर 1। बात समझते जाना। अब आपका काम सेम रहे, क्योंकि आपके पास तो कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, है ना, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे आप कर रहे हो बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर। इतना तो लिख सकते हो ना, ठीक है। देखो हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी कारणवश आपके नंबर कटे, ठीक है ना, समझ रहे हो आप हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कारणवश आपके नंबर कटे, ठीक है। इसीलिए आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, पहले से विधिवत लिख के रेडी रखना है, ताकि सारी चीजें क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो देखो a का मान कितना है बताओ, a का मान कितना हुआ और b का मान कितना है, x x से देखो x x है और b यहाँ पे किसके बराबर है, k के बराबर है, और c का मान कितना हुआ 3, क्या है 3। कंडीशन क्या बोला है, देखो k का मान ज्ञात करना बोला, खुद बोला है, और दोनों मूल क्या है, बराबर है। जब दोनों मूल बराबर होते तो सूत्र क्या लगता है, इस केस में आप सीधे लिख दो, कुछ मत बताओ, सीधे लिखो सूत्र क्या होता है, b² बराबर 4ac। अच्छा b का मान कितना बेटा k, तो k का स्क्वायर, ये 4 गुणे a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें तो ये हुआ k का स्क्वायर गुणा करें 4 दूनी 8 8 3 कितना हुआ 24। अब देखो वर्ग हटाते हैं ना, तो बेटा प्लस माइनस करके रूट लगा देते हैं, लगा दिए। अच्छा 24 को हम क्या लिख सकते हैं, तो दिमाग लगाओ, प्लस माइनस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√6। अच्छा क्यों लिख दिए, क्योंकि 2 अंदर जाएगा तो 2 दूनी 4 और 4 6 कितना हो जाएगा 24। बस इतना सा काम है, खत्म, ये आंसर आपका 2 नंबर के लिए, ठीक है। फेमस क्वेश्चन है ये, आते ही आते हैं, कंफर्म आता है, बस हाँ विधिवत बढ़िया होना चाहिए थोड़ी से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट केस आप दूसरा देखिए, आप क्या लिखेंगे, क्या दिया गया देखिए, आप क्या लिखेंगे, दिया है द्विघात समीकरण ही दिया है, वो क्या दिया है, द्विघात समीकरण। अच्छा द्विघात समीकरण में क्या लिखा है उसने, kx और क्या है x-2 और प्लस का 6 इक्वल 0, गुणा करेंगे तो ब्रैकेट वाले तक ही मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा kx² और माइनस कितना हो जाएगा 2kx और प्लस का 6 इक्वल 0। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1, और ये सेम चीज हम कॉपी कर लेते हैं, चलो ये ठीक। चलो ठीक, देखिए यहां पे क्या बना फिर, a बराबर, a का मान कितना है बताओ, a बराबर कितना हुआ k, और b बराबर कितना हुआ माइनस का 2k, और c बराबर, और बेटा सूत्र हमारे पास क्या लग गया, अगर हम सूत्र देखें तो सूत्र हमारे पास क्या लग रहा है, b² बराबर 4ac। अब बताइए b का मान कितना हुआ माइनस का 2k का होल स्क्वायर, 4, a का मान k और b का मान 6। अच्छा आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 का वर्ग 4 और k का क्या हुआ k², और कितना हो जाएगा हमारे पास ये 4 और गुणे k और गुणे कितना हुआ 6। अच्छा एक हिसाब से अगर आप काटना चाहते हैं ना तो काट दीजिए, देखिए 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल, और 1 k से 1 k कैंसिल हो गया, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो कितना केवल बचा 6, और k का आंसर के मान कितना आ गया बेटा आपके पास 6। बस इतना सा काम है, क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, यही एक कॉन्सेप्ट, मतलब इतने सारे अगर आप टॉपिक्स क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आप यकीन मानिए कि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव टोटल कितने अंक आना है, यहाँ से 5 अंक आना है ना, और 5 अंक का आएगा तो ये कंफर्म मानिए कि आपसे या तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा 2 ऑब्जेक्टिव, या तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा और एक 3 नंबर का, ठीक है, जो भी करना होगा कर ही लेगा वो। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, तो ये बन जाएगा ना 2 अंक के लिए। अच्छा जरूरी नहीं है कि 2 अंक में ही आ जाए, ठीक ना, 3 में भी पूछ सकता है, ठीक ना, ऐसा भी हो सकता है कि 3 में आपसे पूछ ले, ठीक है, तो ये बनना चाहिए आपसे। क्लियर हुआ, ठीक। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और आप चाहें तो मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, गुणनखंड, वो भी क्या छूटे, ठीक है, 3 नंबर के लिए गुणनखंड है। अच्छा गुणनखंड में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चनों को लगा डालना, बैक कर लेते हैं थोड़ी से एग्जाम्पल के, खूब सारे, जैसे ये देखिए रूट वाले खूब बच्चों को परेशान करने के लिए दिया जाता है, ठीक ना, तो आप इतना प्रैक्टिस करिए कि पूरा सब कुछ रटा ही रहे, ठीक ना, कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी चेंज करता है, ठीक ना, 2 संख्या का योगफल इतना है, गुणनफल इतना, तो कभी कभी इसको चेंज कर लेता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए। देखो
ये क्वेश्चन ऐसे सेम बनाता है, ऐसे बनाए गुणनखंड भी सॉल्व करना है। 2 नंबर में भी दे सकता है, 3 नंबर भी दे सकता है, ठीक है। तो देख ही लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखो क्या लिखोगे आप, हल। आप क्या लिखोगे, दिया है, ये क्या दिया है, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण। अच्छा द्विघात समीकरण कितना है, 2x का स्क्वायर और ऋण का 5x और धन का 3 बराबर कितना हुआ, 0, यही है ना। अब आपको किस विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो देखिए कैसे आप हल करोगे, 2x स्क्वायर और शुरू वाला लिख लिए और क्या लिखे, लास्ट वाला। इतने बार प्रैक्टिस कर लो कि रट जाए, ठीक है। 2 तिहाई 6 को कैसे सेट करोगे, ऋण का 3x ऋण का 2x, और ठीक कैसे पता चल गया अपन को, ठीक है, कि 3 और 2 हो जाएगा 5 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इस केस में कॉमन यहाँ से कितना आ रहा है, केवल x, तो क्या बचेगा 2x ऋण का 3 और ऋण का 1 कॉमन, तो कितना बचेगा तुम्हारे पास 2x ऋण का 3 इक्वल कितना हुआ 0। गुणा करेंगे ना, देखो गुणा करें तो उतना ही आना चाहिए, 2x स्क्वायर 3x ऋण का 2x और ऋण धन का कितना हुआ 3। अब देखो 2 टाइम्स है ना, तो 2x और ऋण का कितना हुआ 3, 2 बार है तो देखो ये और ये डबल है, और ये समझो कि ये क्या हुआ x माइनस क्या हो गया 1 इक्वल कितना हुआ 0। 2 पार्ट में तुरंत ही तोड़ देना है, जब तोड़ो तो कितना हुआ 2x ऋण का 3 इक्वल 0 ये हुआ, और एक तोड़ दिया आपने क्या x माइनस 1 इक्वल 0 ये हुआ। यानी ये 2x बराबर क्या निकला तुम्हारे पास, अगर हम देखें 2x बराबर कितना हुआ 3, तो ये कितना हुआ देखो x मान कितना निकलेगा 3/2, और यहां से तुम्हारे पास कितना हुआ x बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ये जैसे उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ऋण का धन हो जाएगा, गुणांक हो तो बटन डालता, गुणांक ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आपको स्टेटमेंट जरूर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे आप लास्ट में, स्टेटमेंट आता है द्विघात समीकरण कितना, क्या है तुम्हारे पास 2x का स्क्वायर ऋण का 5x धन 3 इक्वल 0 के मूल क्या क्या है 3/2 व 1 है। ये आपका क्या कहलाया आंसर। ऐसे ही करना है A to Z, ठीक है करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत जा रही, कोई किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत जा रही है तो आप मुझे बताना, तो मैं फिर सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से देखो रिवीजन है, तो थोड़ी सी आपसे ये बनना चाहिए, क्लियर हुआ। बाकी वैसे भी मैंने सब पूरे क्वेश्चन को बता के रखा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ना इतना सारे कॉन्सेप्ट, तो इसको लगाइए, और जहां पे अगर दिक्कत जा रही है तो बताइए जरूर, ठीक है। मेहनत इतना करना है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम आंसर छाप के आए पूरा, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है।